हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो तरह से होता है। जो पहला टाइप है उसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम या सीरीज कॉम्बिनेशन, और जो दूसरा टाइप होता है उसे हम कहते हैं समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम, अंग्रेजी में उसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों, बिल्कुल इसी तरह का कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं संधारित्रों के संयोजन में, और वहां पर भी हमने देखा था कि जो संधारित्रों का संयोजन होता है वो दो तरह से होता है, पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समानांतर क्रम। तो यहां पे डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट तो सेम रहने वाला है श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम के लिए, लेकिन यहाँ पे फार्मूला बदल जाने वाले हैं। वहां पे जैसा फार्मूला हम लोगों ने श्रेणी क्रम के लिए पढ़ा था, यहाँ पे वैसा फार्मूला हम समानांतर क्रम के लिए पढ़ेंगे, और वहां पे जो फार्मूला हम समानांतर क्रम के लिए पढ़े थे संधारित्रों के संयोजन में, यहाँ पे प्रतिरोधों के संयोजन में वही फार्मूला हम श्रेणी क्रम के रूप में पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि कैसे फार्मूले बदल जाते हैं, डेफिनेशन क्या होते हैं। अगर जो लोग उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, एक बार उसको भी देख लें कि आपका वो टॉपिक और ये टॉपिक दोनों आपका क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम। स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, प्रतिरोधों का संयोजन। और इसमें जो दो तरह का संयोजन होता है उसमें सबसे पहला जो संयोजन श्रेणी क्रम होता है। सबसे पहले हम श्रेणी क्रम के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का जो परिभाषा होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में वैद्युत धारा समान हो लेकिन वैद्युत विभव अलग अलग हो, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम कहलाता है। वो अब कैसे, आप देखिए यहाँ पे ये तीन प्रतिरोध लगे हुए हैं, और तीनों प्रतिरोध में आप देखिए कि वैद्युत धारा यहां पर भी, इससे भी आई फ्लो कर रही है। इससे जो वैद्युत धारा का मान है, इस पहले प्रतिरोध से आई जा रही है, दूसरे से भी आई जा रही है, और तीसरे से भी आई जा रही है। वैद्युत धारा में कोई अंतर नहीं है, और आप देख रहे हैं कि यहां प्रत्येक प्रतिरोध में जो ये आपका वैद्युत विभव होगा वो अलग अलग होगा। कैसे होगा बच्चों, यहां पे एक भी वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये जो इसका वोल्टेज वैल्यू भी है, मतलब इसका टोटल विभवांतर यहां पे भी है, और यही विभव यहां पे अलग अलग रूप में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके क्रॉस सपोज कीजिए कि जो विभवांतर आएगा वो क्या आएगा, V1 आएगा। इसके अक्रॉस जो विभवांतर आएगा वो क्या आएगा, V2 आएगा, और इसके अक्रॉस जो विभवांतर आएगा वो क्या आ जाएगा, V3 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन है जिसमें वैद्युत धारा समान है और वैद्युत विभव अलग अलग हो। यही मेन कॉन्सेप्ट है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत सारे आपको प्रतिरोध दिखाई देंगे। तो जिन प्रतिरोधों में एक ही प्रकार की धारा जा रही है, समान धारा जा रही होगी, वो श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, और जहां धारा का मान बदल जाएगा, अभी अगला वाला टॉपिक आप पढ़ेंगे समानांतर क्रम, तो उसमें धारा अलग अलग जाएगा, तो वो हो जाएंगे समानांतर क्रम में। तो आप देखिए यहाँ पे वैद्युत धारा सेम, लेकिन जो वैद्युत विभवांतर है, जो सबके अक्रॉस जो ये वैद्युत विभवांतर है वो अलग अलग है। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होगा उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम। ध्यान से इस बात को समझ लीजिए कि यहाँ पे विभवांतर अलग अलग होता है, लेकिन श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध होंगे उसमें धारा का मान क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, तो ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझा और इसका जो डेफिनेशन है वो समझा। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है और कैसे आता है इसको हम देखते हैं। बच्चों देखिए, आपने जो भी पोटेंशियल यहां पे दिया है वही पोटेंशियल V1, V2 और V3 के रूप में इन तीनों प्रतिरोधों पर क्या हो गया, बट गया है। अब आप ये चाहते हैं कि ये तीनों प्रतिरोध मिलकर इस पूरे परिपथ में कितना प्रतिरोध बनाते हैं। ये तीनों को मिलाकर, मान लीजिए कि यहां से मैं एक बड़ा प्रतिरोध जोड़ दे रहा हूं जो तीनों को मिलकर ये प्रतिरोध बताएगा। तो ये अब इसको हम कहेंगे तुल्य प्रतिरोध, R इक्विवेलेंट। इसको हम कहेंगे क्या, R। सपोज कीजिए कैपिटल R से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस कैपिटल R का मान कितना हो जाएगा, इसको हम कैसे निकालेंगे। अब इन तीनों का जो इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध होगा वही R होगा। तो चलिए इस R का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, अभी आपको हम बताने वाले हैं। पहले हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, अब इसको सर्किट में नहीं लगाते हैं। जब इसकी आवश्यकता होगी तो मैं आपको लगा के बताऊंगा कि इस R का मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि इस
पूरे परिपथ में V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और यही जो V वोल्ट है, यही इसकी जो वोल्टेज वैल्यू है वो V1, V2 और V3 के रूप में क्या हो गया है, बट गया है। तो सबसे पहले आप जो लिखना चाहते हैं, जो पहला आपका समीकरण होगा कि ये जो V वोल्ट की बैटरी V लगी हुई है, यही किसके रूप में बट गया है, V1। मतलब सबको आप जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, V के बराबर ही आएगा। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब ये V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। ठीक है, अब आप ये एक छोटे छोटे यहां इसमें परिपथ बने हुए हैं, इन सब में आप ओम के नियम को लगाकर आप V1, V2 और V3 का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल्स टू IR होता है। तो अगर यहां से आप लिखना चाहें इस परिपथ के लिए, तो देखिए इस परिपथ में, छोटे से परिपथ में, इससे धारा कितनी जा रही है, I, इसका प्रतिरोध कितना है, R1, और इसका जो विभवांतर है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का, वो कितना है, V1 है। तो अगर इस V1 को लिखना चाहेंगे इस फॉर्मूले के अनुसार, अगर आप V1 लिखना चाहें तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें धारा I है तो I के स्थान पे आप क्या लिख लीजिए, I लिख लीजिए, और जो यहां प्रतिरोध है R1 तो R1 लिख लीजिए, V1 इक्वल टू IR1 हो जाएगा। वैसे ही V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इस दूसरे वाले सर्किट में आप देखिए, इसमें भी धारा समान है, I ही जा रही है, इसमें भी धारा I, विभवांतर V2 और प्रतिरोध R2। तो अगर V2 इक्वल टू आप लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा। वैसे ही इस तीसरे छोटे सर्किट के लिए आप लिखना चाहेंगे तो आपका जो V3 हो जाएगा, V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। तो आपने I और मतलब कि वैद्युत धारा और प्रतिरोधों के रूप में आपने V1, V2 और V3 का मान निकाल लिया। अब इस V1, V2 और V3 का मान इस समीकरण नंबर 1 में अगर आप रखते हैं तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है। तो ये V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप V1 के स्थान पे क्या हो जाएगा, IR1। देखिए V1 के स्थान पे ये क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा। वैसे ही V2 के स्थान पे क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा। वैसे ही V3 के स्थान पे क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। अब आप देखिए कि हर जगह ये I आप क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो ठीक है, हम I कॉमन कर ले रहे हैं तो V इक्वल्स टू I कॉमन हो गया, तो यहां पे क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 आपको मिला। ठीक है, अब आप चाहें तो इस V का मान आप रख सकते हैं। आप मान लीजिए कि ये तीनों मिलकर, अब इन तीनों को हम हटाते हैं, ये आप सपोज कर लीजिए कि एक नया सर्किट मिला जिसमें ये तीनों रजिस्टर मिलकर एक नया रजिस्टर R इक्विवेलेंट बनाए। इसको R इक्विवेलेंट हम लिख ले रहे हैं, R तुल्य प्रतिरोध को हम R इक्विवेलेंट लिख के आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये R इक्विवेलेंट हो गया और यहाँ पे आपकी जो बैटरी लगी है उसकी वोल्टेज वैल्यू V है और इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। तो आप बताएं कि यहाँ पे इस सर्किट के लिए ये तीनों R1, R2, R3 मिलकर R इक्विवेलेंट बनाए, तो इसमें अगर हम ओम के नियम को लगाएं तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I R इक्विवेलेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो V है इसके स्थान पर हम क्या लिखने वाले हैं, ये V है और ये I जा ही रहा है और तीनों मिलकर अब ये क्या हो गया, ये तीनों मिलकर क्या बताने लगे, R इक्विवेलेंट बताने लगे। तो अगर इस सर्किट के लिए अगर हम लिखना चाहें ओम का नियम तो क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट। तो इस V के स्थान पर हम I R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं कि नहीं। R इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, हिंदी में उसे कहेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो ये वैल्यू अगर यहां पे पुट किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, I R तुल्य प्रतिरोध, ये R तुल्य प्रतिरोध लिखा जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा जाता है अंग्रेजी में। तो I EQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, I R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये तीनों मिलकर R1, R2 और R3 मिलकर पूरे जो परिपथ में जितना भी रेजिस्टेंस बनाएंगे उसकी जो वैल्यू हो जाएगी, ये तुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा वो R इक्विवेलेंट से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर कोई तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन ऐसे ही तीन जो आपके संधारित्र थे और तीन अगर ये किसमें जुड़े हुए थे,
श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे, इसका C1, इसका C2 और इसका C3 था। तो वहां पे ये जो फार्मूला आया था कुछ ऐसा आया था, 1/C इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आया था। तो श्रेणी क्रम के लिए अगर संधारित्रों के लिए देखा जाए तो फार्मूला कुछ ऐसे है, और श्रेणी क्रम के लिए ही अगर प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन देखा जाए, प्रतिरोधों का संयोजन देखा जाए, तो उसके लिए जो फार्मूला आने वाला है वो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के रूप में आने वाला है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें कुछ और तरीके से फॉर्मूला है, इसमें कुछ और तरीके से फॉर्मूला है। तो आपने देखा कि अगर कोई तीन प्रतिरोध या कितने भी प्रतिरोध हो, n प्रतिरोध हो, अगर वो श्रेणी क्रम में है तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कैसे आएगा, सबको जोड़ देंगे तो उसका तुल्य प्रतिरोध आपको क्या हो जाने वाला है, मिल जाने वाला है। तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समानांतर या पार्श्वक्रम और देखेंगे कि उसका फॉर्मूला कैसे आता है और इस पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप पॉज करके लिख लीजिए। बच्चों अब हम देखेंगे प्रतिरोधों का समानांतर या पार्श्वक्रम। सबसे पहले इसका डेफिनेशन, परिभाषा क्या होता है, पहले आप उसको लिख लीजिए कि प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में वैद्युत धारा अलग अलग लेकिन वैद्युत विभवांतर समान हो, प्रतिरोधों का आपका समानांतर या पार्श्वक्रम कहलाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन है जिसमें ये यहां से आई धारा तो निकली है, लेकिन यहां पे जाने के बाद ये धारा अब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इधर की तरफ धारा I1 जाएगी, इधर की धारा सपोज कीजिए कि इधर की तरफ I2 गई और इधर की तरफ कितनी गई, I3 गई। तो देखिए वैद्युत धारा क्या हो गई, अलग अलग हो गई, लेकिन वैद्युत विभवांतर क्या हो, समान हो। अब देखिए वैद्युत विभवांतर समान कैसे होगा, आपको ये बताया गया था जब ये बैटरी में पढ़ा रहा था, तो ये बताया गया था कि ये जो बैटरी के लिए भी वोल्टेज लिखा जा रहा है ना, ये एक्चुअली विभवांतर होता है। कैसा विभवांतर होता है, इसके विभव का, ये छोटे वाले डंडे के विभव का और बड़े वाले डंडे के विभव का ये क्या होता है, विभवांतर होता है। अगर इसका विभव आप 0 मानते हैं, शून्य मानते हैं, तो इसका विभव क्या हो जाएगा, भी हो जाए, तभी तो भी में से 0 घटाएंगे तो विभवांतर क्या हो जाएगा, भी आएगा। ठीक है, तो इसका विभवांतर, आपका विभव 0 है और इसका भी है। तो अब ये 0 कहां तक जाएगा, जब तक कोई भी इसके रास्ते में प्रतिरोध ना आ जाए तब तक ये 0 जाते रहेगा। तो यहाँ पे ये 0 रहेगा और ये बड़े वाला डंडा का प्रतिरोध जो भी है, ये भी कहां तक रहेगा, जब तक इसके रास्ते में कोई मतलब कि प्रतिरोध ना आ जाए, तो यहाँ पे ये भी रहेगा। अब आपसे मैं पूछूं कि इस बिंदु, ये बिंदु मान लीजिए कोई ए है और ये बी है, इस बिंदु के बीच में ये एक प्रतिरोध है, तो इस प्रतिरोध के एक क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, कितना विभवांतर आया, तो आप देखेंगे यहाँ पे भी है, यहाँ पे 0 है, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल आएगा, जो विभवांतर आएगा, वो क्या आएगा, भी आएगा। और देखिए इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में ये भी आपका क्या है, प्रतिरोध है, तो इस पर भी जो आपका विभवांतर आएगा वो कितना आएगा, भी आएगा। वैसे ही इस पर भी जो विभवांतर आने वाला है, देखिए यहाँ भी है, यहाँ पे 0 है, तो इस पर भी विभवांतर क्या आने वाला है, भी आने वाला है। अब देखिए 3 सर्किट बन गया है। इस सर्किट में जो वैद्युत धारा जा रही है वो I1 जा रही है और इसका जो प्रतिरोध है वो R1 है और इसका जो विभवांतर है वो भी है। इसमें इसका धारा I2 है, प्रतिरोध R2 है और विभवांतर क्या है, भी है। इसमें धारा I3 है, प्रतिरोध R3 है और विभवांतर क्या है, भी है। ठीक है, और आपने देखा कि यहां से जो वैद्युत धारा I जा रही थी वही आकर यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड हो गई है, 3 अलग अलग भागों में डिवाइड हो गई है, जिसको I1, I2 और I3 हम कह रहे हैं। तो आप जो बटा उसी को आप इसके योग के रूप में लिख लीजिए और यहीं से इसके फॉर्मूले को डिराइव करने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले ये धारा I1 और I2 के रूप, I1, I2 और I3 के रूप में बटी हुई है, तो इसको लिख सकते हैं I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 और इसको समीकरण नंबर आप 1 बना लीजिए। इसको क्या बना लीजिए, समीकरण नंबर 1। और इसमें भी ये जो छोटे छोटे सर्किट्स बने हुए हैं, परिपथ बने हुए हैं, उसमें आप ओम का नियम लगा दीजिए। तो ओम का नियम जो होता है वो क्या कहता है, V इक्वल्स टू क्या कहता है, IR होता है। यहाँ पे भी नहीं निकालना है, यहाँ पे हमें ये वैद्युत धारा निकालना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे में R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब इस फॉर्मूले का यूज इस छोटे से सर्किट के लिए किया जाए, परिपथ के लिए किया जाए, तो आप बताएं कि I1 का मान कितना हो जाएगा। I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर विभवांतर रखना है तो इसके लिए विभवांतर कितना है, V है, और बटे में इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है, R1 है, तो बटे में इसका प्रतिरोध हमने R1 लिख लिया। वैसे ही अगर I2 का मान लिखने के लिए कहा जाए, इसमें अगर I2 का मान लिखेंगे तो आप देखिए इसमें अगर इस फॉर्मूले को लगाया जाए तो
तो I2 के स्थान पे तो I2 लिख ही दिया। अब यहाँ पे विभवांतर क्या है, V है, और जो आपका प्रतिरोध है वो क्या है, R2 है। वैसे ही अगर I3 का मान हम लिखना चाहें इसके लिए, तो I3 का मान इक्वल टू क्या हो, V अपान में क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। अब इन तीनों मानों का I1, I2 और I3 के मानों का समीकरण 1 में अगर हम रखें तो देखिए क्या वैल्यू मिलने वाला है। आप I इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे V1 अपान R1 प्लस V2 अपान, सॉरी ये सब V है, V अपान R1, यहाँ पे V अपान R2 और प्लस V अपान R3 है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो I इक्वल्स टू यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं V को कॉमन कर लीजिए और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए कि सपोज कीजिए कि ये तीनों रजिस्टर मिलकर एक नया तीनों प्रतिरोध मिलकर एक नया प्रतिरोध बना है, जिसको हम इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध कर रहे हैं, R इक्विवेलेंट कह रहे हैं। ठीक है ना, इन तीनों का ये तुल्य प्रतिरोध है और इसे एक बैटरी जोड़ी गई है जिसका वोल्टेज वैल्यू V है और इससे एक धारा I प्रवाहित हो रही है। अगर टोटल से मान लीजिए तीनों मिलकर एक नया प्रतिरोध बना है तो एक ही तो ये तीनों मिलकर एक प्रतिरोध दिखाएंगे और इससे ये धारा I जा रही होगी। तो अगर इन तीनों में संबंध देखा जाए तो क्या होने वाला है, इन तीनों में संबंध, तो इन तीनों में जो आपका संबंध होगा वो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपका I, और ये क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट हो जाएगा। और हम यहाँ पे I का मान चाहते हैं तो I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखें तो V बाई R इक्विवेलेंट हो जाने वाला है। ठीक है, तो इस I का मान अब यहां पे रख देंगे तो बहुत आसानी से R इक्विवेलेंट का वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस I का मान यहां पर रख लीजिए, तो इस I का मान यहां पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V अपान R इक्विवेलेंट हो जाएगा और इक्वल टू V इंटू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 हो जाने वाला है। V से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो समानांतर के लिए क्रम के लिए आपका फॉर्मूला होगा 1 अपान R इक्विवेलेंट, वो बराबर हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो ये समानांतर क्रम में अगर तीन या जितने भी प्रतिरोध हैं अगर वो जुड़े गए हो तो 1/, उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो किसके बराबर होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितने भी लगे हो 1/ प्लस प्लस करते चाहिए 1/Rn, जितना भी हो उतना आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये समानांतर क्रम में अगर कोई तीन प्रतिरोध जोड़े गए हो तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए तीन या तीन से अधिक प्रतिरोध हो तो उसके लिए फॉर्मूला ये यूज करेंगे, लेकिन अगर दो प्रतिरोध हो तो उसको निकालने के लिए एक और आसान तरीका होता है, इसी को कुछ हम कन्वर्ट कर देते हैं दूसरे फॉर्मूले के फॉर्म में। वो कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको भी देख लीजिए, क्योंकि अगर दो प्रतिरोध हो तो जो फॉर्मूला अभी मैं बताने जा रहा हूं इसका एक शॉर्ट फॉर्म बताने जा रहा हूं, उसका यूज कीजिएगा। और तीन प्रतिरोध या तीन से अधिक प्रतिरोध अगर समानांतर क्रम में हो तो उनके लिए फॉर्मूला यही लगाएंगे तो आपको आसानी होगी। तो अब देख लीजिए, अगर दो प्रतिरोध अगर मान लीजिए समानांतर क्रम में हो तो उनके लिए जो फॉर्मूला होने वाला है, मान लीजिए दो ही प्रतिरोध है, उनके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये दो प्रतिरोध कोई आपके R1, एक R1 ये R2, दो प्रतिरोध और ये समानांतर क्रम में हो तो इनके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। अगर इसको हम जोड़े तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, R1 R2 हो जाएगा और यहाँ पे R2 प्लस R1 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूं, मतलब R इक्विवेलेंट का डायरेक्ट वैल्यू निकालना चाहूं तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 ये ऊपर चला जाएगा R1 R2 और बटे में जो प्लस वाला है वो नीचे आ जाएगा। तो R2 प्लस R1 को हम R1 प्लस R2 भी लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख देंगे R1 प्लस R2। ठीक है, तो अगर कोई दो प्रतिरोध हो और समानांतर क्रम में हो तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज कर देंगे। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि यहाँ पे 3 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ पे आपका सपोज कीजिए कि यहाँ पे 6 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, और आपसे कहा जाए कि अब इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू आपको लिख देना है क्या, ऊपर दोनों का गुणा कर दीजिए। जैसे R1 R2 है तो दोनों का गुणा कर देंगे, 3 गुणे 6 और बटे में 3 धन 6, तो 18/9 हो जाएगा, कटेगा तो ये 2 ओम आसानी से निकल आएगा। अब ऐसे निकालेंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, ऐसे आप डायरेक्टली दोनों का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन और बटे में दोनों को जोड़ दीजिए। दो के लिए ये इस फॉर्मूले का यूज करना है। अब और 3 या 3 से अधिक हो तो उसके लिए भी शॉर्ट फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन उतना जब यूज करेंगे तो आपको थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो आप
इसी का यूज कीजिए, इसी से वो आसानी से निकल जाएगा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर कोई 3 प्रतिरोध आपके समानांतर क्रम में है तो क्या हो सकता है, उसका इक्विवेलेंट प्रतिरोध का, उसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो सकता है, उसके लिए ये फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ेंगे तो हमारे लिए फायदेमंद होगा, मतलब प्रतिरोध का मान कम आ जाएगा, और किस क्रम में अगर प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो हमारे लिए घाटे की बात हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं इसको, एक मिनट में इसको भी हम देख लेते हैं। तो आप इसको पहले पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं। बच्चों अब हम देखते हैं, मान लीजिए कि कोई 2 प्रतिरोध ले रहे हैं हम। एक प्रतिरोध मान लीजिए कि आपका 3 ओम का है, और एक प्रतिरोध आपका कितने ओम का है, मान लीजिए कि 6 ओम का है, जो अभी आपको बताया गया ये 6 ओम का है। ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर इन दोनों को पार्श्व या समानांतर क्रम में हम जोड़ दें, इन दोनों को यहाँ पे, अब हम देखेंगे किस क्रम में आपका प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, किस क्रम में प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर इसका आर इक्विवेलेंट निकालें तो वो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली ये ऐड हो जाता है, 3 + 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसके लिए जो फार्मूला होता है आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, R1 + R2। और इसके लिए हमने निकाला तो अभी देखा आपने 2 ओम आया, कैसे आया, मान लीजिए कि 3 ओम इसको ले लीजिए और इसको 6 ओम ले लीजिए, दोनों के लिए देखिए प्रतिरोध का मान सेम है, लेकिन किस क्रम में ज्यादा प्रतिरोध आ जाएगा, किसमें कम आएगा, यही हमें देखना है। तो अगर इसके लिए निकालेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 × 6 बटे में 3 + 6, अभी आपको बताया गया। तो ये 18 बटे में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये कट के कितना हो जाएगा, 2 ओम। तो आप देखिए इन दोनों को 3 और 6 ओम के प्रतिरोध को अगर आपको श्रेणी क्रम में जोड़ें तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 9 ओम होगा, और इसको समानांतर क्रम में जोड़ें तो ये 2 ओम होगा। तो आप कहीं पर भी अगर आपको प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध कम करना है तो उसको किस क्रम में जोड़ना होगा, समानांतर क्रम में जोड़ना होगा। अगर प्रतिरोध बढ़ाना है तो आप किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि किस क्रम में प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है, किस क्रम में प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर 2 प्रतिरोधों को एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, एक बार समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो किस क्रम में प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध ज्यादा होता है, तो आपका आंसर होगा किसमें, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं समानांतर क्रम में कम हो जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट क्या है, इस पे कैसे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं, अब उन कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। बच्चों मान लो कि कोई एक आपको सर्किट कुछ ऐसा दिया गया है, एक ऐसा सर्किट आपको दिया गया, और यहां पे 2 ओम का एक प्रतिरोध लगा हुआ है, यहां पर भी 2 ओम का एक प्रतिरोध लगा हुआ है, यहां पर भी 2 ओम का प्रतिरोध, मतलब हर जगह 2 ओम का प्रतिरोध लगाया गया है। और कहा जा रहा है कि ये बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध आप क्या कर लीजिए, ज्ञात कर लीजिए। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया गया, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, सबसे पहले जिन बिंदुओं के बीच प्रतिरोध निकालना है उनको पॉइंट आउट करो। आप ध्यान देना है कि किसके किसके बीच में आपको प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पहला बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच में आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आप क्या कीजिए कि जो पहला बिंदु है यहां से एक वैद्युत धारा स्टार्ट कीजिए, यहां से क्या करेंगे आप, एक वैद्युत धारा स्टार्ट करेंगे आई, ठीक है। अब यहां से जो धारा आएगा, कुछ धारा इधर चला जाएगा, कुछ धारा इधर चला जाएगा, धारा को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब कुछ धारा इधर जाएगा तो जो धारा इधर की तरफ आया, जो धारा इस प्रतिरोध में आया वही धारा इस प्रतिरोध में आया, वही धारा इस प्रतिरोध में आया, वही धारा आकर यहाँ पे, अब इसको रिवाइज नहीं करना है, जो लास्ट बिंदु ना वहीं पे उस धारा को हम समाप्त मान लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये फिर से यहाँ रिपीट नहीं होगा, ठीक है। और ये धारा यहीं से गया और यहीं पे बिंदु बी आ गया तो ये धारा यहीं पे समाप्त हो गया। तो आप देखिए कि इन 3 प्रतिरोधों में जो धारा का मान है समान है। तो अभी आपको बताया गया कि प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन जिसमें वैद्युत धारा समान हो वो किस क्रम में हो जाते हैं, श्रेणी क्रम में हो जाते हैं। तो ये तीनों किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा, सपोज कीजिए कि R डैश है, तो अब श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है, R1 + R2 + R3। तो तीनों 2-2 ओम के हैं तो तीनों को जोड़ दीजिए, 2 धन 2 धन 2 कितना हो जाएगा, 6 ओम का हो जाएगा। अब ये तीनों मिलकर एक नया प्रतिरोध बनाएंगे और जिसका तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो कितना हो गया, R डैश हो गया, और इस R डैश का मान कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। अब आप देख लीजिए यहां पे ये क्या होने वाला है,
अब आप ध्यान से देखिए कि अब यहां से जो धारा गई तो इन दोनों प्रतिरोधों के लिए दोनों में समान धारा तो जा ही नहीं रही है, इसमें धारा यहां पे क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो ये और ये वाला जो प्रतिरोध हो जाएगा अब किस कॉम्बिनेशन में हो जाने वाला है, तो ये दोनों प्रतिरोध अब समानांतर क्रम में हो जाने वाले हैं। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, आप इसको अगर लिखना चाहें तो ये आर इक्विवेलेंट टोटल अगर आप लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये दोनों समानांतर में, तो दो के केस में आप जानते हैं कि दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर अभी बताया गया अगर दो प्रतिरोध हो तो क्या हो जाएगा, R1 R2 बटे में R1 प्लस R2, पहले ऊपर दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 6 और बटे में 2 धन 6, तो 2 छक्के 12 बटे में 8, 4 से कटिए 3 और 4 से ये 2 टाइम में ये कटेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर इसका जो इक्विवेलेंट प्रतिरोध हो जाएगा वो R इक्विवेलेंट इक्वल कितना हो जाएगा 3/2 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर ऐसे आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इसी सवाल को आपको कुछ ऐसे पूछ दिया जाए, मान लीजिए कि यही सवाल आपको दिया जाए, यही सवाल ध्यान से इसको समझिए, यही सवाल बस अब ये बिंदुओं को ध्यान से आपको देखना है, किन किन बिंदुओं के बीच में आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अगर मान लीजिए कुछ इस सवाल को ऐसे दे दिया जाए, ये बिंदु ए है और यहां पे बिंदु बी ना दिया जाए, यहां पे बिंदु बी दिया जाए, तो इसी सर्किट के लिए और सबका प्रतिरोध 2 ओम ही हो, कितना हो 2 ओम है, सबका प्रतिरोध कितना हो 2 ओम है। तो अब इस सर्किट के लिए जो आपका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। अब आपको यहां से जो धारा आप स्टार्ट करेंगे बिंदु ए से, अब इसको बी पर ले जाकर समाप्त करना। अब यहां पे जो धारा आएगा तो आप देखिए यहां पे बटे कुछ धारा इधर कुछ धारा इधर, अब जो धारा इधर जा रहा है वो यहां तक पहुंचेगा और बी पे जाके क्या हो जाएगा समाप्त, जो धारा इधर की तरफ आया वो बी पे जाके यहां पे क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये दोनों प्रतिरोध पहले किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो अगर इन दोनों का जो आपका सीरीज मतलब क्या श्रेणी क्रम है, तो इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो सपोज कीजिए कि R डैश है, तो R डैश का मान यहां पर निकाल लीजिए। तो अब ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में सिंपली ये दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, R1 प्लस R2। तो मैं लिख नहीं रहा हूं डायरेक्ट, R1 का मान कितना है 2 है और R2 का मान भी 2 है, तो कितना हो जाएगा 4 ओम। अब ये दोनों मिलकर कितने ओम के प्रतिरोध बनाने लगेंगे, ये दोनों मिलकर एक प्रतिरोध बनाए जिसका वैल्यू R डैश हो गया और ये कितना हो गया 4 ओम हो गया, ठीक है। वैसे ये दोनों जो धारा इसमें गई है वही धारा इसमें जा रही है, यानी कि ये दोनों भी किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध है, मान लीजिए कि R डबल डैश है, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा ये R1 और R2 दोनों ये भी श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, तो 2 धन 2 ये भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर एक नया प्रतिरोध बनाएंगे और इसका मान भी R डबल डैश का मान भी कितना आया 4 ओम ही आया। अब आप देखिए अब यहां से धारा लेकर जा रहे हैं तो इन दोनों प्रतिरोधों में धारा का मान क्या हो गया, बढ़ गया, सेम नहीं जा रहा है। तो ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, ये दोनों समानांतर क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध टोटल इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, अब ये दोनों समानांतर में हो गए तो क्या करेंगे ऊपर दोनों का गुणा, इस फार्मूले से 4 × 4 अपान 4 + 4, तो 4 चौक 16, अब बटे में 8 कटेगा तो कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। तो इस पूरे सर्किट का कितना प्रतिरोध हो जाएगा 2 ओम। तो आप देखिए केवल बिंदु बदल जाने से किस तरह से प्रतिरोध का मान क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। तो आप ऐसे ही करंट डिवाइड करके कहीं पर भी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अगर ऐसे ही मान लीजिए कि आपको कोई सवाल दिया जाए कुछ ऐसे, अगर मान लीजिए कि ऐसे प्रतिरोध आपको दे दिए जाए, और मान लीजिए इसमें भी कहा दिया जाए कि 2-2 ओम के प्रतिरोध लगे हुए हैं, प्रत्येक प्रतिरोध पे जो इसकी प्रतिरोधकता है वो कितनी है, वो 2 ओम है। तो ठीक है, तो इसका जो प्रतिरोध का मान है 2 ओम है। तो अब इसका तुल्य प्रतिरोध ए और बिंदु बी के बीच में निकालिए, ये बिंदु ए है ये बिंदु बी है। आप यहां से क्या करेंगे, धारा स्टार्ट करेंगे, ये धारा यहां तक जाएगी, यहां पे बटेगी, यहां पे कुछ इधर धारा चलेगी उधर, अब ये धारा इसमें जाएगी, ये इसमें आएगी, इसमें आएगी, इसमें आएगी, ऐसे आते हुए ये कहां पे आके बी पे समाप्त हो जाएगी। ये धारा भी ऐसे आते हुए अब इस वापस नहीं जाएगी, ये इधर आके ये बी पे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो देखिए जो करंट इसमें जा रही है वही करंट इसमें आ रही है, वही करंट इसमें जा रही है, तो ये तीनों किस में हो जाएंगे, आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो मान लीजिए उसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो R डैश होगा, और ये तीनों अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो तीनों को R1 + R2 + R3 को जोड़ा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2 धन 2 धन 2 कितना हो जा रहा है 6 ओम हो जा रहा है। तो इन तीनों का अब तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया 6 ओम। तो यहाँ पे आप 6 ओम बनाएंगे।
और आप देखिए ये यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, अलग अलग जा रहा है, तो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, ये दोनों समानांतर क्रम में हो जाएंगे। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा आर डबल डैश, वो कितना हो जाएगा, आर डबल डैश अगर ये दोनों समानांतर क्रम में तो गुणा कर दीजिए 6 × 2 अपॉन 6 + 2, 12/8 कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 4 × 12, 4 दूना 8, तो 3/2 हो जाएगा। तो अब इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, ये आर डबल डैश हो जाएगा 3/2। अब आप देखिए यहाँ पे ये आर डबल डैश, ये R1 R2, ये तीनों में जो धारा जा रही है वो क्या आ रही है, समान आ रही है। तो ये तीनों किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो इसका टोटल जो इक्विवेलेंट, इसका जो आपका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली तीनों को जोड़ देंगे। तो ये 2 धन 3/2 + 2 ओम, ये सबको ऐड करेंगे तो कितना इसका मान हो जाएगा, आप इसका 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 2, अब 2 दूना 4 धन 3 धन 4, कितना हो जाएगा इसका आर इक्विवेलेंट आपका हो जाने वाला है 4 3 7, 4 11 बटे आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट आप ले लेंगे 11/2 ओम हो जाएगा। इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा 11/2 ओम। शायद अगर ये 4 दून 2 दूना 4 4 3 8 3 11 11/2 सही है। तो आर इक्विवेलेंट इसका कितना हो जाएगा 11/2 ओम हो जाएगा। तो आप इस तरह से तुल्य प्रतिरोध क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आप इसी तरह से एक सवाल मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें कि इसका क्या होगा तुल्य प्रतिरोध। कुछ इस तरह से ये प्रतिरोध जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, यहां सब पे 2-2 ओम के ये प्रतिरोध लगे हुए हैं, सब पे 2-2 ओम के प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक है। तो A और B के बीच में टोटल जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसको आपको फाइंड आउट करना है और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख के आपको बताना है, ठीक है। तो आप इस तरह से सामान्य तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है, आज की वीडियो में ये कॉन्सेप्ट आपने देखा। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में अगर कोई बैटरी जोड़ दिया जाए, अगर मान लीजिए कि 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया जाए, तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि इससे धारा कितना जा रही है। मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इससे धारा कितना जाएगी, इससे धारा कितनी जाएगी, इसमें धारा कितनी आएगी, इसमें धारा कितनी आएगी, इसमें धारा कितनी आएगी, और इन सब के एकराश जो विभवांतर होगा, इस सब पे विभवांतर कितना आएगा, इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इस पे न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है वो बताए जाएंगे, और उसके आगे मतलब उसी वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि नीट और आईआईटी में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यूपी बोर्ड में अभी तक इससे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो आप इस तरह से मुझसे जुड़े रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके भी बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें, और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।